सभी व्यूअर्स को मेरा हृदय से प्रणाम। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मेरा नाम है लवकुश मिश्रा और मैं आपको एसएसटी पढ़ाता हूँ। तो आइए बिना समय को बर्बाद किए हुए हम अपने टॉपिक को समझते हैं। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 6 हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड। हिंदी में आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक। इससे पहले मैंने अपने चैनल पर हिस्ट्री का चैप्टर 1 क्लास 6 का पढ़ा दिया है, तो आप उसको जाकर के पढ़ लीजिएगा। तो आइए अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। ये चैप्टर शुरू होता है तुषार की ट्रेन की जर्नी से। एक रेल यात्रा है जो तुषार कर रहे हैं। अब क्या है इस रेल यात्रा में, आइए समझते हैं। तुषार अपने एक रिश्तेदार की शादी में दिल्ली से चेन्नई जा रहा था। रेल में उसे खिड़की वाली सीट मिल गई, जो बच्चों के लिए सबसे खुशी वाली सीट होती है। अब जहां से वह बाहर का नज़ारा देखने में मगन हो गया। अब रेलगाड़ी खूब तेज तेज चल रही थी। उसने देखा कि पेड़ पौधे, घर, खेत, खलिहान बड़ी तेजी से पीछे की ओर छूटते चले जा रहे थे। तभी उसके चाचा ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा कि तुषार, तुमको पता है कि लोगों ने मात्र 150 साल पहले रेल से यात्रा करनी शुरू की थी। बस तो इसके कुछ दशक बाद आई है। दशक मतलब क्या होता है? डिकेड मतलब 10 साल। अब चाचा का इतना कहना था कि तुषार लगे सोचने कि भाई, जब लोगों के पास आने जाने के लिए तेज रफ्तार वाली सवारियां नहीं थी तो क्या वे यात्रा ही नहीं करते थे? और क्या वे अपनी सारी जिंदगी एक ही जगह पर बिता दिया करते थे? इसका जवाब है नहीं, ऐसी बात नहीं थी। इसको आप इस चैप्टर में आगे समझेंगे। इस चैप्टर की पहली हेडिंग है द अर्लीस्ट पीपल, वाई वर दे ऑन द मूव। आरंभिक मानव आखिर वे इधर उधर क्यों घूमते थे? इस बात को हम समझेंगे इस हेडिंग में। आज हम उन लोगों के बारे में जानते हैं जो इस उपमहाद्वीप में 20 लाख साल पहले रहा करते थे। आज साइंस बहुत ज़्यादा प्रगति कर गया है, तो हम उन लोगों के विषय में जानते हैं। आज हम उन्हें आखेटक खाद्य संग्राहक के नाम से जानते हैं। आखेटक खाद्य संग्राहक मतलब हंटर गैदरर्स, जो लोग शिकार पर बेसिकली रहते हैं। अब भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर उन्हें इस नाम से पुकारा जाता है। आमतौर पर खाने के लिए वे जंगली जानवरों का शिकार करते थे, मछलियां और चिड़िया पकड़ते थे, फल, मूल, दाने, पौधे, पत्तियां, अंडे इकट्ठा किया करते थे। ये सब चीज़ें वो लोग इकट्ठा करते थे। आखेटक खाद्य संग्राहक समुदाय के लोग एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते थे। ऐसा करने के कई कारण थे। यहाँ पर हम 4 कारण बेसिकली पढ़ेंगे। पहला कारण है कि अगर वो लोग एक ही जगह पर ज़्यादा दिनों तक रहते तो आसपास के पौधों, फलों और जानवरों को खाकर समाप्त कर देते थे। इसलिए और भोजन की तलाश में उन्हें दूसरी जगहों पर जाना पड़ता था। भाई, एक ही जगह पर तो सारा भोजन मिल नहीं जाएगा, तो भोजन को खोजते खोजते वो लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते थे। दूसरा कारण क्या है कि भाई, जानवर अपने शिकार के लिए या फिर हिरण और मवेशी अपना चारा ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे। इसीलिए इन जानवरों का शिकार करने वाले जो लोग थे वो भी इनके पीछे पीछे जाया करते होंगे। इस वजह से भी वो लोग अपना एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते थे। तीसरा कारण है कि पेड़ों और पौधों में जो फल फूल हैं वो अलग अलग मौसम में आते हैं। इसलिए लोग उनकी तलाश में उपयुक्त मौसम के अनुसार अन्य इलाकों में घूमते होंगे कि भाई, ये वाला मौसम इस वाले फल का है तो हमको इस मौसम में ये वाला फल मिलेगा, तो उस हिसाब से हमको उस पर्टिकुलर एरिया में जाना है। अब ये थोड़ी ना है कि बिना मौसम के उस एरिया में चले गए और वाला फल लगे ढूंढने, तो मिलना तो है नहीं। तो जो सीजनल फल हैं और जो सीजनल फूल हैं वो उस पर्टिकुलर सीजन में ही मिलेंगे। इसलिए भी लोग एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे। और लास्ट कारण है, फोर्थ, कि पानी के बिना किसी भी प्राणी या पेड़ पौधे का जीवित रहना संभव तो है नहीं। और पानी कहाँ मिलेगा? पानी हमें झीलों, झरनों और नदियों में ही मिलेगा। यद्यपि कई नदियां और झीलों का पानी कभी नहीं सूखता, वो हर मौसम में पानी रहता है उनमें, लेकिन कुछ झील और नदियों में पानी बारिश के बाद ही मिल पाता है।
इसीलिए ऐसी झीलों और नदियों के किनारे जो लोग बसे हैं, वो लोग सूखे मौसम में पानी की तलाश में इधर उधर जाना पड़ता होगा ना उन लोगों को। भाई जब उनके यहाँ सूखा पड़ा है तो वो उस स्थान में जाएंगे ना जहां पानी मिलेगा। तो इस वजह से भी वो लोग एक स्थान से दूसरे स्थान घूमते रहते थे। ये चारों कारण बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं और एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। अब ये जान लीजिए कि हाउ डू वी नो अबाउट दीज पीपल, आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिलती है। भाई उनके बारे में जानकारी भी तो जुटाना है ना, तो कैसे मिलेगी जानकारी हमको, इसको समझ लीजिए। अब आर्कियोलॉजिस्ट्स को कुछ ऐसी वस्तुएं मिली हैं जिनका निर्माण और उपयोग हंटर गैदरर्स किया करते थे। अब यह संभव है कि लोगों ने अपने काम के लिए पत्थरों, लकड़ियों और हड्डियों के औजार बनाए हों। भाई अपनी आवश्यकता के लिए उन्होंने जो समय मिला उसके हिसाब से उन्होंने अपने अपने टूल्स बना लिए, औजार बना लिए। इनमें से बाकी औजार तो नहीं मिले हैं, लेकिन पत्थरों के जो औजार हैं वो आज भी बचे हैं, क्योंकि पत्थर नष्ट नहीं होता, वो वैसे का वैसा भी बचा हुआ है। तो उससे इनके बारे में बड़ी जानकारी मिली है, उसको समझ लीजिए। अब ये औजार किस काम में प्रयोग आते थे ये समझ लीजिए। इनमें से कुछ औजारों का उपयोग फल फूल को काटने के लिए, हड्डियां और मांस काटने के लिए तथा पेड़ों की छाल और जानवरों की खाल उतारने के लिए किया जाता था। कुछ के साथ हड्डियों या लकड़ियों के हैंडल्स लगाकर भाले और बाण जैसे हथियार बनाए जाते थे शिकार करने के लिए। कुछ औजारों से लकड़ियां काटी जाती थी। अब लकड़ियों का उपयोग ईंधन के साथ साथ झोपड़ियां और औजार बनाने के लिए भी किया जाता था। भाई झोपड़ी कैसे बनेगी, उसमें लकड़ी लगेगी ना, तभी ना घर बनेगा, घर में ही तो लोग रहेंगे। अब यहां पर आपके दो डायग्राम्स दिए गए हैं औजारों के उपयोग को दिखाने के लिए। पहला डायग्राम क्या है, पत्थर के औजारों का उपयोग इंसान के खाने योग्य जड़ों को खोदने के लिए किया जाता था। भाई कुछ पौधों की जड़ें हम खाते भी तो हैं, तो उन जड़ों को जो खाने योग्य हैं उनको खोदने के लिए किया जाता है इन पत्थर के औजारों का उपयोग। दूसरे वाले डायग्राम में दिखाया गया है कि जानवरों की खाल से बने वस्त्रों को सिलने के लिए किया जाता था इन औजारों का उपयोग। इन पत्थर के औजारों से हम जानवरों की खाल से जो वस्त्र बनते थे, कपड़े जो पहनने वाले थे, उनको सिलते थे। अब नेक्स्ट हेडिंग है हमारी चूजिंग अ प्लेस टू लिव इन, रहने की जगह को निर्धारित करना। अब आप लोग इस मैप को देखिए जो स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। इस मैप में कुछ प्लेसेस को दिखाया गया है। रेड ट्रायंगल वाले स्थान वे पुरास्थल हैं जहां पर आखेटक खाद्य संग्राहकों के होने के प्रमाण मिले हैं। इन प्लेसेस पर आर्कियोलॉजिस्ट्स को वो एविडेंस मिले हैं, वो प्रमाण मिले हैं कि यहाँ पर हंटर गैदरर्स लोग रहते थे। लेकिन इनके अलावा भी और कई स्थान हैं जहां पर आखेटक खाद्य संग्राहक रहते थे। यहाँ पर सारी प्लेसेस को लोकेट नहीं किया गया है। मानचित्र में सिर्फ कुछ गिने चुने स्थान ही चिन्हित किए गए हैं। कई पुरास्थल नदियों और झीलों के किनारे पाए गए हैं। चूंकि पत्थर के उपकरण बहुत महत्वपूर्ण थे, इसलिए लोग ऐसी जगह ढूंढते रहते थे जहां पर अच्छे पत्थर मिल सकें। इस मैप में मैंने आपको भीमबेटका दिखाया है। ये कहाँ पड़ता है, ये आधुनिक मध्य प्रदेश में पड़ता है। इस पुरास्थल पर गुफाएं व कंदराएं मिली हैं। लोग इन गुफाओं में इसलिए रहते थे क्योंकि यहाँ उन्हें बारिश, धूप और हवाओं से राहत मिलती थी। ये गुफाएं नर्मदा घाटी के पास हैं। ये है भीमबेटका की एक चित्र दिया हुआ है आपकी बुक में। देखिए ये गुफाएं हैं, इसी में लोग अंदर रहा करते थे क्योंकि यहाँ उन्हें प्रोटेक्टेड फील होता था। ये मैंने आपको समझा दिया है। अब आप समझ लीजिए रॉक पेंटिंग्स के बारे में। ये आपकी बुक में एक पेंटिंग बनी हुई है, अ पेंटिंग फ्रॉम अ रॉक शेल्टर। एक शैल चित्र है ये। इस चित्र में आपको क्या दिख रहा है, इसमें एक जानवर दिख रहा है और एक आदमी दिख रहा है। जिन गुफाओं में लोग रहते थे उनमें से कुछ की दीवारों पर हमें चित्र भी मिले हैं। इनमें कुछ सुंदर उदाहरण मध्य प्रदेश और दक्षिणी उत्तर प्रदेश की गुफाओं से मिले चित्र हैं। इनमें जंगली जानवरों का बड़ी कुशलता से सजीव चित्रण किया गया है। यहां पर देखिए कितना बढ़िया लग रहा है जानवर, एकदम सजीव लग रहा है ना, एकदम दौड़ता हुआ लग रहा है कि एकदम जीवित है। इतनी अच्छी देखिए उनके अंदर कला थी,
वो इतने बढ़िया बढ़िया चित्र उस समय बनाते थे, आज से हजारों लाखों वर्ष पूर्व। तो उनकी गुफाओं में हमें चित्र मिलते हैं आज भी, जो उन्होंने बनाए थे उस समय। अब तब से मैं बार बार आप लोगों को पूरा स्थल बोल रहा हूँ, साइट्स बोल रहा हूँ, तो आपके मन में जिज्ञासा आएगी कि ये पूरा स्थल है क्या। अब इनको समझ लीजिए, साइट्स क्या होती हैं, पूरा स्थल क्या होते हैं। पूरा स्थल उस स्थान को कहते हैं जहां औजार, बर्तन और इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। ऐसी वस्तुओं का निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया था और बाद में वे उन्हें वहीं छोड़ गए। ये जमीन के ऊपर, अंदर, कभी कभी समुद्र और नदी के तल में भी पाए जाते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी आग की खोज। ये कैसे हुई, इसके लिए आप आ जाइए वापस से अपने मैप पर। मैप में यहाँ पर कुरनूल केव्स दिखाई गई हैं, कुरनूल की गुफाएं। यहाँ पर राख के अवशेष मिले हैं। इसका मतलब यह है कि आरंभिक लोग आग जलाना सीख गए थे। आग का इस्तेमाल कई कार्यों के लिए किया गया होगा, जैसे कि प्रकाश के लिए, रोशनी करने के लिए आग लगती है ना भाई, मांस भूनने के लिए। अब जो जानवरों का मांस है उसको आग से ही तो आप भूनेंगे ना। और जो खतरनाक जंगली जानवर होते हैं उनको दूर भगाने के लिए भी तो आग का प्रयोग किया जाता है ना, उनको डराने के लिए। तो ये लोग आग का प्रयोग इन्हीं सब चीजों के लिए करते होंगे पुराने समय में। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी नेम्स एंड डेट्स, नाम और तिथियां। इसको समझ लीजिए। हम जिस काल के बारे में पढ़ रहे हैं, आर्कियोलॉजिस्ट्स ने उनके बड़े बड़े नाम रखे हैं। आरंभिक काल को वे पुरापाषाण काल कहते थे, पैलियोलिथिक कहते थे। यह दो ग्रीक वर्ड से बना है, जिसमें पैलियो का मतलब है ओल्ड और लिथोस का मतलब है स्टोन। पुरा यानी कि प्राचीन और पाषाण यानी कि पत्थर। यह नाम पुरा स्थलों से प्राप्त पत्थर के औजारों के महत्व को बताता है। पैलियोलिथिक पीरियड, पुरापाषाण काल 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले के दौरान माना जाता है। इस काल को भी 3 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला है आरंभिक, दूसरा है मध्य और तीसरा है उत्तर पुरापाषाण युग। फर्स्ट वन इज लोअर, सेकेंड वन इज मिडिल एंड द थर्ड वन इज अपर पैलियोलिथिक। मानव इतिहास की लगभग 99% कहानी इसी काल के दौरान घटित हुई है। ये एक बड़ा काल है, महत्वपूर्ण भी है। अब दूसरे पे आ जाते हैं। दूसरा काल क्या है? जिस काल में हमें पर्यावरणीय बदलाव, इन्वायरमेंटल चेंजेस मिलते हैं, उसे मेसोलिथ यानी मध्य पाषाण युग कहते हैं। इसका समय लगभग 12,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले तक माना गया है। इस काल के पत्थर के जो औजार हैं वो आमतौर पर बहुत छोटे होते थे। इन्हें माइक्रोलिथ यानी लघु पाषाण कहा जाता है। प्रायः इन औजारों में हड्डियों या लकड़ियों के हैंडल्स लगे हसिया और आरी जैसे औजार मिलते थे। साथ साथ पुरापाषाण युग वाले औजार भी इस दौरान बनाए जाते रहे। अगले युग की शुरुआत लगभग 10,000 साल पहले से होती है। इसे नवपाषाण युग या नियोलिथिक कहा जाता है। उम्मीद करता हूं कि जितनी भी बातें मैंने आपको इस डिस्कशन में समझाई हैं वो सारी की सारी आपको समझ में आ गई होंगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और नीचे जो बेल आइकन आ रहा है उसको प्रेस कर दीजिए ताकि सारे के सारे नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको प्राप्त हो जाएं। इस वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप उसको ज्वाइन करके हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। मैं आपके उज्जवल भविष्य की हमेशा भगवान जी से कामना करता हूं। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।